इमेजिन कीजिए ऐसा एक स्ट्रक्चर जो आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, बिना किसी मॉडर्न क्रेन के, बिना किसी जीपीएस के और बिना किसी आधुनिक मशीन के। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो 23 लाख बड़े बड़े पत्थर, हर एक पत्थर का वजन एक हाथी से भी ज्यादा। इन पत्थरों को इतने परफेक्ट तरीके से कैसे काटा गया, इन्हें इतने परफेक्शन से कैसे रखा गया कि ये आज भी खड़े हैं। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी इसे देखकर हैरान है। लगभग 4500 साल पहले इसे कैसे बनाया गया होगा। लोग कहते हैं इसे एलियंस ने बनाया, कुछ कहते हैं ये एक टेक्नोलॉजी थी जो अभी गायब हो गई है। लेकिन आज हम साइंस और आर्कियोलॉजी के नजर से देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया, कैसे इंसानों ने अपने दिमाग और अपने मेहनत से द जायंट पिरामिड ऑफ गीजा को खड़ा किया। आज हम मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। क्या आपको लगता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आज भी बनाना इम्पॉसिबल से लगता है, लेकिन आज से हजारों साल पहले इजिप्शियंस ने इसे कैसे बनाया होगा। और बात सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की नहीं है, ये हर एक तरीके से परफेक्ट है और उनमें से एक है इसका प्रिसीजन। क्या आपको पता है ग्रेट पिरामिड की चारों साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को फेस करता है। बस 0.05 डिग्री का फर्क है और ये फर्क भी ना इतने सालों के गैप की वजह से हुआ है। उस जमाने में उनके पास कंपास नहीं था, तो उन्होंने ये कैसे किया। क्या सचमुच उनकी मदद एलियंस ने की थी, या फिर ये कोई उस जमाने का साइंस था जो आज गायब हो चुका है। क्योंकि आज के समय का साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है, और अगर इसे कोई एलियंस ने बनाया होता तो आज हमारे पास प्रूफ होता, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। आज की साइंस क्या मानती है, सुनो। साइंस हमें बताती है उन्होंने मेजरमेंट्स करने में स्टार्स का इस्तेमाल किया था। ये कुछ ऐसे किया, उन्होंने पहले एक सर्कल बनाया और फिर उन्होंने सरकमपोलर स्टार को ऑब्जर्व किया। जब कोई स्टार राइज होता और वो डूब जाता, उसके बीच के पॉइंट उन्हें नॉर्थ साइड बताता था। वैसा ही करके वो लोग सारी दिशाओं का पता लगाते थे। ये उनका पहला स्टेप था एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो आज भी खड़ा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने सारे पत्थर कहाँ से आए और इतने बड़े बड़े पत्थर को ये लोग कैसे लेके आए होंगे। पिरामिड बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के पत्थर का यूज हुआ था। पहला पत्थर लाइमस्टोन। पिरामिड का ज्यादातर हिस्सा इसी पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर आसपास में ही मिलते थे। ये गीजा प्लेटो के पास मौजूद लोकल क्वारी से खदानों से निकाला गया था। इस वजह से ज्यादा दूर तक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला पत्थर तूरा लाइमस्टोन। पिरामिड को चमकदार बनाने के लिए जो बाहर से सफेद पत्थर लगाया गया था वो तूरा से आया था। तूरा नील नदी के दूसरे तरफ था। तीसरा पत्थर पिंक ग्रेनाइट। पिरामिड के अंदर किंग्स चेम्बर और हैवी बीम्स बनाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ था, और ये सबसे मुश्किल काम था क्योंकि ये पत्थर असवान से मंगाया गया था, जो गीजा से लगभग 800-900 किलोमीटर दूर है। एक नया रिसर्च में आया है कि अहरामत नाम का एक ब्रांच नदी की, जो नील नदी से बहता था, जो अभी के टाइम में इतने सालों की गैप की वजह से सूख चुकी है। लेकिन तब के समय में इस नदी का इस्तेमाल पत्थरों को लेके आने में इस्तेमाल होता था। इजिप्शियंस ने इस नदी का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े पत्थरों को बोट की मदद से पिरामिड के बिल्कुल पास लेके आया जाता था। ये उनके लिए एक प्रकार का शॉर्टकट था, पर तभी भी इतने बड़े बड़े पत्थर बोट्स में लेके आना, वो भी इतने दूर से, कोई आसान बात नहीं था। मतलब उनकी बोट की क्वालिटी भी अच्छी थी, मेड इन चाइना नहीं था। जोक्स अपार्ट, लेकिन उन लोगों ने पहियों वाली गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या उन लोगों के पास बजट कम था? ऐसी बात नहीं है। तब तक इजिप्ट में पहिए उतने पॉपुलर नहीं थे, वो लोग हमेशा ट्रैवल बोट्स में ही करते थे। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि उन्होंने 2.5 टन के ब्लॉक्स कैसे खींचे? कौन सा साइंस उन्होंने इस्तेमाल किया जिससे पत्थर खींचने में आसानी हुई? इसका जवाब एक पुरानी पेंटिंग में छुपा है। ये पेंटिंग गीजा के पिरामिड से थोड़ी पुरानी है, लगभग 1900 BC, जो दाऊदी होतेब नाम का एक इजिप्शियंस गवर्नर का कबर में मिला था। लेकिन इस पेंटिंग में ऐसा क्या है? इस पेंटिंग में दिखाया गया है 172 लोग मिलकर एक स्टैचू को खींच रहे हैं, वो भी वुडन स्लेज का इस्तेमाल करके। स्लेज के बिल्कुल आगे एक आदमी खड़ा है जो रास्ते पर एक घड़े से पानी डाल रहा है। पहले हिस्टोरियंस को लगा कि ये कोई धार्मिक रस्म है, लेकिन साइंस ने साबित किया कि ये एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग ट्रिक है। जब हम किसी भारी चीज को सूखी मिट्टी पर खींचते हैं, तब उस भारी चीज के सामने एक मिट्टी का टीला खड़ा हो जाता है। इससे उस भारी चीज को खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो मिट्टी रास्ते को ब्लॉक कर देता है। और जब मिट्टी में सही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो पानी की वजह से मिट्टी बैठ जाती है। इससे मिट्टी सख्त हो जाती है और वो वुडन स्लेज उसके ऊपर से बिना
बिना धंसे फिसलने लगती है। रिसर्च के मुताबिक इस ट्रिक से फ्रिक्शन 50% तक कम हो जाती है, यानी आधे ही मजदूर इसे खींच लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने 2.5 टन के ब्लॉक खींचे होंगे। लेकिन पिरामिड की इतने ऊंचाई में लगभग 480 फीट ऊंचाई तक भारी पत्थरों को पहुंचाना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। साइंस और आर्कियोलॉजी के मुताबिक इसके लिए उन्होंने रैम्प सिस्टम का इस्तेमाल किया था। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि उन्होंने एक बहुत लंबा मिट्टी और ईंटों का इस्तेमाल करके रैम्प बनाया था जो पिरामिड की बिल्कुल चोटी तक जाती थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर रैम्प सीधा होता तो 480 फीट की हाइट तक पहुंचने के लिए उन्हें 1.6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाना पड़ता, जिसमें पिरामिड से भी ज्यादा मटेरियल लग जाता। इसीलिए ये थ्योरी अब थोड़ी सी कमजोर मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ, इंटरनल स्पाइरल रैम्प थ्योरी। ये सबसे मॉडर्न और पॉपुलर थ्योरी है जो फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियर हुडिन ने दिया था। उनका मानना है कि पिरामिड के बाहर सिर्फ नीचे के हिस्से तक रैंप बिछाया गया था। ऊपर के 70% पत्थर पहुंचाने के लिए पिरामिड के अंदर ही अंदर एक स्पाइरल रास्ता बनाया गया था। इसका एविडेंस हाल ही में स्कैन पिरामिड्स नाम का प्रोजेक्ट ने पिरामिड के अंदर कुछ खाली जगहों का पता लगाया है जो इस थ्योरी को मजबूत बनाता है। एक थ्योरी ये भी है कि पिरामिड के चारों तरफ रैंप बनाया गया था, बिल्कुल किसी जिगजैग तरीके से। लेकिन इसमें क्या फायदा था? फायदा कुछ ये है, इसमें कम मटेरियल लगता था और हर तरफ से पिरामिड को सपोर्ट भी मिलता था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप भी ऊंचा होता गया। हेरोडोटस एक पुराना हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा था इजिप्शियंस ने लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल किया था। हर लेवल पर एक प्लेटफॉर्म होता था। जब एक पत्थर एक लेवल पर पहुंचता था तब लकड़ी के डंडों से उसे अगले सीढ़ी पर उठाया जाता था। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पत्थरों को ऊपर लेके जाया जाता था। और एक नया थ्योरी आया है, हाइड्रोलिक लिफ्ट थ्योरी। 2024 की एक नई स्टडी कहती है इजिप्शियंस ने हाइड्रोलिक पावर का यूज किया होगा। उन्होंने पिरामिड के बीच में एक गड्ढा बनाया होगा और उसमें पानी का लेवल बढ़ाकर फ्लोटेशन की मदद से भारी पत्थरों को ऊपर उठाया होगा। अब बात करते हैं मजदूरों के ऊपर। अक्सर हॉलीवुड फिल्म्स में दिखाया जाता है कि हजारों गुलाम कोड़े खाते हुए पत्थर खींच रहे हैं, लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी ने इस कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है। 1990 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेहनर और जाई हवस ने गीजा के पिरामिड के सामने एक पूरा शहर ढूंढ निकाला। ये कोई जेल नहीं था, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड वर्कर विलेज था। यहाँ रहने के लिए बड़े बड़े हॉल्स थे जहाँ पर 15 से 20 हजार लोग एक साथ रह सकते थे। वहाँ बेकरी, कसाई खाना और यहाँ तक कि शराब बनाने की जगह भी मिली है। इससे पता चलता है कि उनका खाना पीना बहुत अच्छा था। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर हजारों जानवरों की हड्डी मिली है। इतने भारी पत्थर उठाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कैलकुलेशन के मुताबिक हर रोज 1800 केजी मीट मजदूरों को खिलाया जाता था। गुलामों को कभी इतना महंगा और हाई प्रोटीन खाना कभी खिलाया नहीं जाता। ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड लेबरों को ही मिलता था। मजदूरों की कंकाल की जांच करने पर हैरान कर देने वाली चीज मिली है। कुछ स्केलेटन्स की हड्डी टूटी हुई थी लेकिन वो दोबारा जुड़ चुकी थी। इसका मतलब है कि उनका इलाज किया गया था। एक स्केलेटन में तो ब्रेन सर्जरी के भी निशान मिला है। अगर वो गुलाम होते तो चोट लगने पर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन उन्हें बेहतरीन मेडिकल केयर दी गई ताकि वो दोबारा काम पर आ सके। लोग वहाँ जबरदस्ती नहीं बल्कि एक नेशनल ड्यूटी की तरह आते थे। इजिप्ट में हर साल नील रिवर में फ्लड आती थी जिस वजह से खेती बंद हो जाती थी। उस वक्त किसान खाली होते थे, तब फेरो उन्हें काम देते थे और बदले में उन्हें खाना, कपड़ा और रहने की जगह मिलती थी। ये एक तरह का लेबर टैक्स था। उनके लिए अपना देवता सामान, राजा के लिए मकबरा बनाना एक प्राउड की बात थी। और पिरामिड्स के अंदर लिखाई मिली है जिससे पता चलता है मजदूरों ने अपना टीम का नाम भी रखा हुआ था। एक टीम का नाम था फ्रेंड्स ऑफ खुफू, दूसरा टीम था ड्रंकर्स ऑफ मैनकाउरी। इन टीम्स के बीच मुकाबला होता था कौन ज्यादा जल्दी और सफाई से पत्थर लगाएगा। गाइस, पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि उन हजारों लोगों का मेहनत का निशान है जो अपने देश और अपने राजा के लिए एक साथ जुड़े थे। वो कोई मजदूर गुलाम नहीं बल्कि अपने जमाने के सबसे बड़े इंजीनियर और कारीगर थे। ये एक टाइम कैप्सूल है।
ये हमें बताता है कि आज से 4500 साल पहले इंसानी दिमाग उतना ही तेज था जितना आज तेज है। बिना किसी कंप्यूटर और मॉडर्न मशीन के उन्होंने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज भी हमें हैरान कर देती है। हमने देखा कि कैसे उन्होंने सितारों से रास्ता ढूंढा, कैसे गीली मिट्टी पर पहाड़ जैसे पत्थर खींचे और कैसे उन मजदूरों ने जो कोई गुलाम नहीं बल्कि अपने हुनर के उस्ताद थे, अपनी पूरी जिंदगी इस एक मकसद का नाम कर दिए। साइंस ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन हर साल जब वहाँ पर कोई नया सबूत मिलता है, लगता है खुफू ने अभी भी अपने सीने में कुछ राज दबा कर रखे हैं। शायद असली मैजिक टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इंसान के कुछ कर दिखाने की जिद में थी। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम आज भी समझ नहीं पाए, या फिर ये सिर्फ मेहनत का निशान है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको आज की ये साइंटिफिक वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।